चलिए अब खबरों को तफसील से देखते हैं। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल कत्ल केस में कार्रवाई करते हुए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम अहमद को एक इनकाउंटर में हलाक कर दिया। यूपी एसटीएफ ने झांसी में यह कार्रवाई अंजाम दी। इनकाउंटर के बाद इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। एक जानिब जहां अखिलेश यादव ने इसे झूठा इनकाउंटर करार दिया, वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मजहब के नाम पर इनकाउंटर करती है। अदालतें और जज किस लिए हैं? अगर ऐसा है तो अदालतें बंद कर दो। आपको बताते चलें कि झांसी में आज सुबह अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ और पुलिस का इल्जाम है कि असद, जो अतीक का बेटा है, वो असलहा लेकर भाग रहा था और अतीक और उसके साथ गुलाम अहमद ये एक तरह से खुफिया तौर पर अतीक को छुड़ाने की साजिश रच रहे थे, जिसकी इत्तला पुलिस को मिली थी और उसके बाद यूपी एसटीएफ ने इस पूरे मामले में इनकाउंटर अंजाम दिया। आपको बताते चलें कि यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल कत्ल केस में कार्रवाई करते हुए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम अहमद को इस इनकाउंटर में हलाक कर दिया है। तो इस पूरी रिपोर्ट को हम तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर पर रद्देमल देते हुए ममलिकती वजीर वीके सिंह ने कहा कि सीएम योगी लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से नाफिज करते हैं और माफिया का अंजाम यही होना चाहिए था। सुनिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था में 2017 से लगातार बदलाव आया और खासकर योगी जी ने जो एक कानून व्यवस्था के मामले में एक मिसाल रखी है। तो उधर अतीक अहमद के बेटे असद के इनकाउंटर के बहाने मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को नसीहत दे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को यूपी के सीएम से सीखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल करते हैं। योगी की नजर में मुजरिम मुजरिम है, इसकी जात या मजहब नहीं देखा जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री को अगर 10 लोगों से पूछ लिया जाए तो बिहार के लोग भय के वातावरण में जीते और उत्तर प्रदेश में लोग एकदम चित्त शांत भाव से घूम विचरण करते। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर। इसलिए नीतीश कुमार को योगी जी से सीखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर किसको कहते हैं। और अब दूसरी तरफ अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर पर सियासत भी शुरू हो गई है। आइए आपको तफसील से रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल कत्ल केस में कार्रवाई करते हुए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम अहमद को एक एनकाउंटर में हलाक कर दिया है। यूपी एसटीएफ ने झांसी में एक कार्रवाई अंजाम दी। इलाहाबाद के उमेश पाल कत्ल केस में मतलूब असद और गुलाम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। रिपोर्ट्स के मुताबिक असद और गुलाम अहमद झांसी में डीएसपी नविंदु और डीएसपी विमल की क़यादत वाली यूपी एसटीएफ की टीम के साथ तसादुम में मारे गए। दोनों के कब्जे से जदीद तरीन गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। सरकार की अपराध और अपराधियों तथा माफियाओं के उन्मूलन के प्रति जो प्रतिबद्धता है, इससे भी आप सभी अवगत हैं। सरकार शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की नीति ऐसे माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों के प्रति एक विशेष अभियान छेड़ रखा है, जिसके बहुत ही सार्थक परिणाम आए हैं, जिससे आप सभी अवगत हैं। 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा
उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने असद के एनकाउंटर पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। अदालतें और जज किस लिए हैं? अदालतें बंद कर दो। क्या बीजेपी वाले जुनैद और नासिर को मारने वालों को भी गोली मारेंगे? वहीं अखिलेश यादव ने भी अतीक अहमद के मफरूर बेटे असद अहमद के एनकाउंटर को झूठा एनकाउंटर करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अदालतों पर यकीन नहीं रखते, मुकम्मल जांच होनी चाहिए। हुकूमत को ये फैसला करने का हक नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। बीजेपी भाईचारे के खिलाफ है। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक 1 पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? CRPC, IPC किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के बारे में एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। माफिया का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया। प्रयागराज पुलिस ने अदालत से ये कहते हुए रिमांड की दरख्वास्त की है कि माफिया अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियार खरीदता था। पुलिस का कहना था कि ये हथियार पाकिस्तान से पंजाब में ड्रोन के जरिए गिराए गए। रिमांड के दौरान अतीक से पुलिस को बरामद होने वाला असलहा मिल सकता है। पंजाब में पाकिस्तान की सरहद से ड्रोन के जरिए अतीक को असलहा और कारतूस भेजे गए। इसके अलावा अतीक के पास असलहा और बमों का जखीरा भी है। ये असलहा और बम प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और उन्नाव में पाए गए हैं। प्रयागराज पुलिस ने दावा किया कि आज और कल जेल में दिए गए बयानात में अतीक और अशरफ ने पाकिस्तान से ताल्लुक और असलहे के जखीरे का एतराफ किया है। इन चीजों का पता लगाने के लिए पुलिस ने अतीक और अशरफ को 4 दिन के लिए अपनी तहवील में ले लिया है। अतीक और अशरफ के ये बयानात भी पुलिस कस्टडी रिमांड के ऑर्डर में लिखे गए हैं। साथ ही बेटे असद के एनकाउंटर के बाद माफिया अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन भी आइंदा 24 घंटों में हथियार डाल सकती है। ख्याल किया जा रहा है कि शाइस्ता बुकला के जरिए पुलिस के सामने हथियार डाल सकती है। शाइस्ता आखिरी बार बेटे असद का चेहरा देखने के लिए पुलिस के सामने हथियार डालने की तैयारी में है। शाइस्ता परवीन अदालत की बजाय खुद को पुलिस के हवाले करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा इंतखाबात से कबल तमाम अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद करने की कोशिशों में मसरूफ अहम अपोजिशन लीडरों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अब एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार जुमेरात को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। ये मीटिंग दिल्ली में खड़गे की रिहाइशगाह पर हो रही है। अडानी और अपोजिशन इत्तेहाद पर शरद के हालिया बयान के पेश नजर इस मीटिंग को अहम समझा जा रहा है। इससे कबल बुध को बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने भी दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। मुस्लिम तबके की जानिब से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत दुबे ने जिरह की। रियासती हुकूमत ने अपने जवाब में कहा कि रिजर्वेशन के जियो पर 18 अप्रैल 2023 तक अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के जियो पर सवालात उठाते हुए कहा कि रिजर्वेशन के सिलसिले में
फैसला लेने की बुनियाद बज़ाहिर मुतज़लज़ल और नाक़िस दिखाई दे रही है। इस मामले की अगली समाअत 18 अप्रैल बरोज़ मंगल को होगी। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बिहार के साबिक वज़ीर आला जीतन राम मांझी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात में जीतन राम मांझी ने बिहार के 3 रहनुमाओं को भारत रत्न देने का मुतालबा किया। उन्होंने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी, साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। मांझी ने उम्मीद जाहिर की कि बिहार के इन तीनों अजीम हस्तियों को भारत रत्न देने का उनका मुतालबा पूरा हो जाएगा। शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के अलावा हमारे के यहाँ वो कर्पूरी ठाकुर जी और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी उस लायक है और उनका भी नाम रिकमेंड हुआ है, उनको भी भारत रत्न की उपाधि दी जाए। और तीसरा काम हम लोग था, एक लौंगी मांझी हैं, तो लौंगी मांझी कैनाल मैन के रूप में माना जाता है। एक किताब निकली है, वो इनको हमने अभी अर्पित किया। वो भी करीब 30 वर्षों में 5 किलोमीटर कैनाल खोद करके रख दिया है। इसका बड़ा चर्चा वहाँ है। इन्हीं बातों को लेकर के इनसे हमने मिलने का काम किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी का जुमेरात को इंतकाल हो गया। इस खबर ने आलम इस्लाम में रंजो अलम की एक लहर दौड़ा दी और ताज़ियत का एक दराज सिलसिला शुरू हो गया। मारूफ आलिम दीन मौलाना राबे हसनी नदवी तवील अरसे से बीमार थे और नदवे में 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मौलाना राबे हसनी नदवी की नमाज जनाजा नदवे में आज रात नमाज ईशा के बाद तकरीबन 10 बजे अदा की जाएगी और इसके बाद मैयत उनके आबाई शहर रायबरेली के लिए रवाना हो जाएगी। कल यानी 14 अप्रैल की सुबह रायबरेली में भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और इसके लिए बाद नमाज फजर का वक्त मुकर्रर किया गया है। तदफीन आबाई गांव वाक़े कब्रिस्तान में अमल में आएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम आला हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब का आज दोपहर 3:30 बजे नदवे में इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आज ही रात में 10 बजे नदवे में उनकी नमाज जनाजा होगी और कल सुबह 8 बजे तकिया रायबरेली में उनकी तदफीन अमल में आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अज़्म, लगन और मेहनत आपको कामयाबी दिला सकती है। ये बात गांदरबल के गांव सोनमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने साबित कर दी है। इस नौजवान ने दुनिया भर में 4.5 लाख से ज़ायद लोगों को दुनिया के मशहूर कुदरती खूबसूरती से मुताल्लिक अपने इंस्टाग्राम पर टूरिस्ट रिजॉर्ट सोनमर्ग और ब्लॉग्स की तरफ राग़िब किया है। पेश गांदरबल से जावेद भट्ट की यह खास रिपोर्ट। सोनमर्ग गांव से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान अब्दुल रऊफ रैना ने आलमी शोहरत याफ्ता टूरिस्ट रिजॉर्ट सोनमर्ग की सयाहती सलाहियत को देखते हुए अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद फोटोग्राफी को अपने पेशे के तौर पर मुंतखब किया और रिजॉर्ट का दौरा करने वाले दुनिया भर के सयाहों को खिदमत फराहम करके अपनी रोजी कमाना शुरू किया। रऊफ का ख्वाब था कि वो अपने वतन की अनदेखी खूबसूरती को बाकी दुनिया तक पहुंचाए और ये ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब कुछ सयाहों ने इन्हें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इब्तिदा में रऊफ ने यूट्यूब और फेसबुक पर अपना पेज बनाया और मवाद पोस्ट करना शुरू किया, लेकिन नाक़िस रद्द-ए-अमल को महसूस करते हुए रऊफ ने इंस्टाग्राम का रुख किया और सोनमर्ग की कुदरती खूबसूरती से मुतालिक मुख्तसर वीडियोस पोस्ट करना जारी रखा। बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस है पढ़ाई के लिए। स्टार्टिंग में पहले यही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। स्टार्टिंग में लगभग
4th 5th तक कमरिया स्कूल से मैंने जो है 12th पास किया था। उसके बाद मैंने डिस्टेंस थ्रो, इग्नो थ्रो जो है मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं पीजी कर लूँ। तो उसके बाद मैंने पीजी सोशियोलॉजी भी कंप्लीट कर दी बस। और उन्हीं दौरान जो है मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मतलब अपने फादर को भी थोड़ा सा साथ दूं। तो मैंने सोचा मैं फोटोग्राफी करूं। मतलब यहाँ पे सोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब कमाने के, बिकॉज टूरिस्ट एरिया है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा फोटोग्राफी में जाऊं, क्योंकि बचपन से जो है मुझे एडिटिंग वगैरह का शौक था, बीट्स के साथ खेलना वो मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा इसी फील्ड में जाता हूं। और माशाल्लाह 2014 में मैंने स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और तब मैं खाली फोटोग्राफी करता था। तो बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते थे, टूरिस्ट वगैरह, उनको मेरा काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। 2014 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट करी थी, बट रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिल रहा था, बिकॉज उसके लिए उतना टाइम नहीं मिलता था। उसके बाद मैं फेसबुक पे शिफ्ट हो गया, लेकिन फेसबुक पे भी उतना ज़्यादा रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। फिर 2020 में जो है रिसेंटली 2021 में जो है रिसेंटली मैंने फेब में जो है स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम। तो वहाँ पे मैंने 4-5 वीडियो जो है डाले, तो उनका अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मैंने सोचा नहीं, कंसिस्टेंट रखना है, तो कंसिस्टेंसी रखी। तो विद इन लगभग 8 मंथ्स में मेरे 4 लाख फॉलोअर जो है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो पेशरफ थी जहां इंस्टाग्राम पर बनाए गए पेज को पूरी दुनिया में जबरदस्त रिस्पांस मिला और उस वक्त रऊफ के इंस्टाग्राम पर 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो रोजाना बढ़ रहे हैं। मुझे कमेंट्स भी हैं, मैसेजेस, डीएम्स भी आते हैं यही कि मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि लाइफ में एक बार सोनमर्ग जाना है। बिकॉज तब तक हर कोई बोलता था कि लाइफ में एक बार कश्मीर जाएंगे, गुलमर्ग जाएंगे, पहलगाम जाएंगे। सोनमर्ग एक थोड़ा सा हिडन जेम था। ये नहीं मैं कहूंगा कि बिल्कुल मेरी वजह से प्रमोट हुआ है। ऑब्वियसली सोनमर्ग एक ऐसी जगह है जो पहले से ही फेमस थी, बट हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरी वजह से इतना मुझे फील अच्छा आता है कि कोई बोलता है कि लाइफ में एक बार सोनमर्ग जाना है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। रऊफ को लगता है कि उसने वो हासिल कर लिया है जो उसने चाहा था। उसे दुनिया भर में अपने पैरोकारों के पैगामात मौसूल हो रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई रिलीज को देखने के बाद सोनमर्ग जाना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी तो गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग कदम उठा रही है कि अभी टनल्स वगैरह बन रही है। एज मतलब मैं सोनमर्ग का बस्किंदार हूँ, तो मुझे ये मैं बोल सकता हूँ कि सोनमर्ग में फिर भी विंटर्स को सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब एज अ विलेजर। बट हाँ क्या है कि मतलब अगर विंटर्स को ओपन रहता है, ऑब्वियसली फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा सोनमर्ग को। कॉज जो विंटर के 3 महीने होते हैं, मुझे लगता है कश्मीर में सबसे ब्यूटीफुल 3 महीने होते हैं। सोनमर्ग वाहिद सयाहती मकाम है जो सर्दियों के दौरान कई महीनों तक शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे के खतरात की वजह से बंद रहता है। रिजॉर्ट की बंदिश से न सिर्फ सयाहती तिजारत से वाबस्ता लोगों की मईशत मुतासिर होती है, बल्कि रिजॉर्ट के आसपास के कुछ देहातों में रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी को भी दूसरे इलाकों में हिजरत करना पड़ती है। इस परेशानी के बावजूद रऊफ ने अपनी लगन और मेहनत से मकबूलियत हासिल की है। रऊफ हुकूमत की जानिब से सोनमर्ग को एक हमा मौसमी मकाम बनाने के इक़दामात से खुश है। इससे सयाहत की तिजारत से वाबस्ता लोगों की मईशत में बेहतरी आएगी और वहाँ रहने वाली आबादी को भी राहत की सांस मिलेगी। इनकी ख्वाहिश थी कि ये जो सोनमर्ग है इसको दुनिया के नक्शे पे लाना है। दुनिया के नक्शे पे है ये, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और उसमें ये कामयाब हुए हैं। ज्यादा लोग हैं वो जुड़े हुए इनके साथ, और उनकी जो रील्स है वो देखते हैं और चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए, विजिट करें। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18, गांधरबल। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान करके बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए न सिर्फ मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश की पसमानदगी के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार भी ठहराया। एमपी असेंबली इंतखाबात और समाजवादी पार्टी की तैयारियों को लेकर समाजवादी सरबराह अखिलेश यादव कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। देश में समाजवादी पार्टी का संगठन भी है और यहाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ेगी पूरी सीटों पर। सर विपक्षी एकता ये तय है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो भाजपा जो कि इतनी मजबूत हो गई पिछले सालों में, कितनी किसने कहा मजबूत हो गई? मजबूती वो बेईमानी में है। साबिक सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के जरिए मुस्लिम आबादी के ताल्लुक से दिए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। दिग्विजय सिंह के जरिए मुल्क में मुस्लिम आबादी के तनासुब को न सिर्फ कम होने का दावा किया गया है, बल्कि मुस्लिम आबादी के बढ़ने के ताल्लुक से बीजेपी और आरएसएस पर गलत आदाद-ओ-शुमार को पेश करने का इल्जाम भी लगाया। वहीं बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर सख्त जवाबी हमला करते हुए इसे
चुनावी स्टंट और एक तबके को खुश करने वाला करार दिया। बीजेपी तर्जुमान नरेंद्र सलूजा ने दिग्विजय सिंह के बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मुल्क की 11 रियासतों में न सिर्फ हिंदू आबादी में कमी आई है बल्कि हिंदू तबका अकलियत में आ गया है। इसी के आधार पर जनगणना के रिजल्ट आने चाहिए। अभी तक आपने 2011 तक के आपने जनगणना के रिजल्ट दिए, उसके बाद आपने दिए नहीं। जनगणना होनी चाहिए और मैं इस बात दावे कह सकता हूं कि भाजपा और संघ का जो प्रचार है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, ये बिल्कुल सरासर झूठ, गलत और अप्रमाणित है। देश के 11 राज्यों के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, आंकड़े गवाह है। लेकिन शायद दिग्विजय सिंह जी को तो एक ही वर्ग की चिंता रहती है, हमेशा एक ही वर्ग की बात करते हैं। अभी भी उनको चिंता हो रही कि एक वर्ग की जनसंख्या क्यों घट रही है और एक वर्ग की क्यों बढ़ रही है। समझा जा सकता है एक वर्ग के प्रति उनका तुष्टीकरण का प्रेम शुरू से रहा है और दूसरे वर्ग को तो भगवा आतंकवाद से लेकर तमाम चीज़ों में बदनाम भी कर चुके हैं। तो दूसरे वर्ग की जनसंख्या को लेकर भी झूठ परोस रहे हैं। बेहतर है वो आंकड़े देखें। जब से सीएम नीतीश कुमार को नई जिम्मेदारी मिली है तब से वो मुसलसल अपोजिशन लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। आज उन्होंने सीपीआई लीडर डी राजा और सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद सीएम नीतीश की पहल को लेकर बाएं बाजू के लीडरों ने खुशी का इजहार किया। वहीं बीजेपी ने नीतीश पर तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी लीडरों का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम बनने का ख्वाब छोड़ दें। हमारी पार्टी और वामपंथियों की रुझान हर समय रही है कि जितने निरपेक्ष ताकतें हैं, जनवादी पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। आज अपने देश को, संविधान को और जनतंत्र को बचाना है और इसके लिए बीजेपी और इस सरकार को हराने की जरूरत है 2024 के चुनाव में। ये हमारी रुझान हर समय रही थी। बाकी पार्टियों से बातचीत भी हो रही है और ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ रहा है। He met me and he is going to meet CPM leaders also. He is trying to meet everybody, reach out to everybody. On behalf of our party, we appreciated him for his initiative, for his effort to interact with other secular democratic parties in order to build the unity of secular democratic parties. तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।